हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का भूगोल का है और ये आपका क्लास 1 है। ठीक है, आज से ये जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। तो सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा भूगोल का जो है सिलेबस को देखते हैं, क्योंकि सिलेबस जो है आपका पुराना जो सिलेबस है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो जैसे कि आपका पहला जो है ये आपका सौरमंडल है, वायुमंडल है, जलमंडल है, पृथ्वी और उसकी गतियाँ है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण और अंतःक्रिया, ऋतुएं हैं, प्राकृतिक संसाधन, भूमि, मिट्टी, खनिज, वनस्पति, मानव संसाधन, कृषि, उद्योग, झारखंड राज्य। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, ये है आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे पूरा, ठीक है ना। उसके बाद जो है हम लोग इसका एमसीक्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते डियर हम लोग आज का क्लास। तो देखिए, पृथ्वी का आंतरिक भाग, ठीक है ना। तो देखिए, हमें जो भी करना है ना एनसीईआरटी को फॉलो करना है, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता है। ठीक है, तो देखिए एक प्याज की तरह पृथ्वी जो रहती है ना ऊपर, पृथ्वी भी एक ऊपर एक सकेंद्रीय परतों में बनी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं प्याज के ऊपर एक पिंक कलर का जो लेयर होता है ना, ठीक पृथ्वी के ऊपर भी एक ऐसी ही लेयर होती है। ठीक है ना। और पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, और इस परत को हम लोग क्या कहते हैं, पॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, ये परत जो रहता है सबसे पतला रहता है, ठीक वैसे जैसे प्याज की जो ऊपर वाली छिलकी रहती है जो पिंक कलर का रहता है, जो आराम जैसे ही आप ये कीजिएगा वो अपने आप कभी कभी निकल जाता है, ठीक वैसी ही जो रहती है ये पॉपर्टी जो रहती है एकदम पतली होती है। ठीक है, तो ये महाद्वीप सहती में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक ही है। अब देखिए, याद रखिएगा कि अगर हम लोग महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप में जो है ना ये जो पॉपर्टी है ये 35 किलोमीटर तक जाता है, लेकिन अगर हम लोग समुद्री सतह की बात करेंगे तो ये सिर्फ 5 किलोमीटर तक ही रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा महाद्वीप में कितना रहेगा, 35 किलोमीटर तक। और अगर हम लोग समुद्री सतह की बात करें तो ये 5 किलोमीटर तक रहता है। ठीक है, तो महाद्वीपीय सहती मुख्य रूप से, अब ये जो महाद्वीप सहती है जो है ना, ये किससे बना हुआ है, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। तो याद रखिएगा ये सिलिका और एल्यूमिना से बना हुआ है। किससे, सिलिका और एल्यूमिना खनिज से बना हुआ है, इसलिए हम लोग सीएल कहते हैं। सीएल मतलब क्या होता है, सिलिका, और एल्यूमिना मतलब होता है, एल मतलब हो गया एल्यूमिना। ठीक है, किसकी बातें कर रहा है, तो महाद्वीप की बात कर रहा है जिसकी प्रॉपर्टी 35 किलोमीटर तक जाती है, उस जो है ना आपका सीएल से बना हुआ है। और सीएल मतलब क्या होता है, सिलिका और एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, महासागर की अगर हम लोग बात करें तो ये प्रॉपर्टी जो रहती है ना सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई रहती है। किससे बनी रहती है, सिलिका और मैग्नीशियम से बनी रहती है, जिसको हम लोग सीमे कहते हैं। सीमे मतलब क्या हो गया, सिलिका, और मे मतलब क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ठीक है ना। देखिए प्रॉपर्टी के ठीक नीचे, अब जैसे कि हम लोग का प्याज देखते हैं ना, जैसे वो पिंक लेयर हो जाता है तो उसके अंदर एक और लेयर निकलता है। ठीक है, तो उसी तरह प्रॉपर्टी के ठीक नीचे जो रहती है एक लेयर होती है, और इसको हम लोग मेंटल कहते हैं, जो कि 29 किलोमीटर तक के गहराई तक फैला हुआ है। क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा प्रॉपर्टी के अंदर वाला जो लेयर रहता है उसको मेंटल कहते हैं, और उसका वो कितना तक रहता है, तो 29 किलोमीटर तक गहराई तक रहता है। ठीक है, और उसके अंदर, और ठीक सबसे अंदर वाला भाग, जैसे कि इसका 3 लेयर है, तो इसमें से सबसे पहला लेयर जो है प्रॉपर्टी है, जो बहुत ही पतली रहती है, जो कि महासागर में और का महाद्वीप में अलग अलग उसका जो रहता है ये रहेगा। ठीक है ना, विथ, और अगर इससे जस्ट अंदर वाले की जो लेयर रहता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो मेंटल कहते हैं, जो कि 29 किलोमीटर गहराई तक रहता है। और फिर सबसे अंदर जो रहेगा ये आपका कोर रहता है, यानी कोड रहता है, और ये कोड जो रहता है ये आंतरिक भाग रहता है, जिसकी त्रिज्या जो रहती है वो कितना रहती है, 35 किलोमीटर रहती है। कितनी रहती है, 35 किलोमीटर रहती है। ठीक है, और ये किससे बना हुआ है, तो ये निकल और लोहे से बनी हुई रहती है, जिसको हम लोग नीफे कहते हैं। नीफे मतलब क्या हुआ, निकल, और फे मतलब तथा इसे नीफे, यानी फे मतलब होता है फेरस, और फेरस से क्या निकलता है, आपका लोहा निकलता है। तो नीफे याद रखिएगा, फे मतलब फेरस और नी मतलब निकल। ठीक है, तो ये आपका जो है वो क्रोड, ये किससे बना हुआ है, तो ये आपका है लोहे से और निकल से बना हुआ है। तो केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब जो रहता है काफ़ी उच्च होता है। तो देख लीजिए कि उस क्रोड का जो तापमान, ठीक है ना, प्रेशर और टेम्परेचर वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि विश्व की जो सबसे गहरी खान जो है ये आपका दक्षिण अफ्रीका में है, और इसकी गहराई जो है लगभग 4 किलोमीटर है। ठीक है ना।
तेल की खोज में इंजीनियर जो है 6 किलोमीटर गहराई तक खो चुके हैं। किसकी खोज में? तेल की खोज में। और एशिया की विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। और पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। देखिए, अगर पृथ्वी के केंद्र तक हम लोगों को पहुंचना होगा तो जो कि असंभव है, तो हम लोगों को कहाँ तक जाना होगा? तो समुद्र सतह के से 6000 किलोमीटर अंदर तक। तो आप समझ सकते हैं उतना खोदना होगा। देखिए, पृथ्वी की आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पपट्टी है, और 44% मेंटल है, और 15% जो है क्रॉड है। तो 1% के अकॉर्डिंग बता दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पार्ट किसका है? तो ये आपका मेंटल का है, जो कि 84% है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो क्रॉड जो कि 15% है, और सिर्फ 1% जो है ना, ये आपका पपट्टी है। क्योंकि हमको पता है कि पपट्टी जो एकदम पतली लेयर होता है, एकदम पतला रहता है, ठीक प्याज का जो ऊपर का छिलका रहता है ना, जस्ट वैसे ही ये रहता है। और पृथ्वी की त्रिज्या कितना रहती है, कितना किलोमीटर है? तो ये याद रखिएगा, 6371 किलोमीटर है। 6371 किलोमीटर जो है, ये आपकी पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक है। और ये क्रोड की त्रिज्या पता है ना कितना है? 35 किलोमीटर। तो देखिए, यहाँ पे जितनी भी चीज़ है ना, आप याद करते हुए जाइए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में टाइप भी करते जाइए, इससे आपको भी याद होने में इजी रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखेंगे, ये आपका सेल और खनिज। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा, सेल और खनिज। अगर हम लोग सेल की बात करें तो देखिए, सेल जो रहती है ना, ये 3 प्रकार का होता है। पहला अग्नेय होता है, जिसको हम लोग इग्नियस कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा को हम लोग अवसादी कहते हैं, जिसको हम लोग सेडिमेंट्री कहते हैं। और तीसरा जो रहता है ना, ये आपका स्थानांतरित कायांतरित रहता है, जिसको हम लोग मेटामॉर्फिक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? मेटामॉर्फिक कहते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है भाई? अग्नेय है, अवसादी है, और कायांतरित है। अग्नेय को हम लोग इग्नियस कहते हैं, अवसादी को हम लोग सेडिमेंट्री कहते हैं, और कायांतरित को हम लोग मेटामॉर्फिक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, द्रवित मैग्मा क्या होता है ना, ये जो आपका इग्नियस रॉक जो है ना, जैसे ये लावा जानते हैं ना, जब ये लावा मतलब फूटता है, तो उसके अंदर जो रहता है ना, आपका ये मैग्मा जो रहता है ना, वो बाहर आ जाता है, ठीक है। और ये जब मैग्मा बाहर आ जाता है ना, तो वो लिक्विड के फॉर्म में रहता है। तो लिक्विड के फॉर्म में रहेगा ना, तो ये जैसे ही बाहर आ जाएगा, और ये जब ठंडा हो जाता है, तब ये क्या होता है? जम जाता है। मतलब कि ये क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? फिर ये साल्ट में मतलब कि रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बहिर्वेदरी सेल कहते हैं, यानी इसको हम लोग एक्सटर्नल इग्नियस रॉक कहते हैं, ठीक है, जो बाहर आ गया। लेकिन कुछ चीज़ें तो ऐसी भी है मैग्मा, यानी ऐसा द्रव मतलब कि कुछ मैग्मा जो होती है, जो कि आपका अंदर ज़मीन के ही अंदर जो रहता है, रह जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग अंतर्वेदी सेल कहते हैं, मतलब इग्नियस रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक कहते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, तो लावा मतलब जब ज्वालामुखी फटता है, तब ये लावा जो निकलता है, ये तो आपको पता होगा। तो पपट्टी जो है ना, इस प्रकार से बनी सेल को बहिर्विद्री आग्नेय सेल कहते हैं, ठीक है। तो इसकी संरचना जो रहता है, बहुत महीन दानों वाली होती है, और जैसे कि बेसाल्ट। अगर हम लोगों को पूछा जाए कि भाई बताओ, आपका बहिर्वेदरी आपका जो इग्नियस रॉक है, यानी एक्सटर्नल इग्नियस रॉक, अगर हम लोग इसको हिंदी में बोले तो बहिर्वेदी इग्नियस रॉक। तो उसका उदाहरण क्या है? तो उसका उदाहरण आपका बेसाल्ट है। और बेसाल्ट जो रहती है ना, बहुत ही महीन दानों से जो ये बनती है, ठीक है। तो ये कहाँ है? तो ये आपका ढक्कन पठार जो है, ये बेसाल्ट सेलों से बनी हुई है। अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन में कि बेसाल्ट सेल किससे बना हुआ है, तो ढक्कन पठार से बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए, जब ये अंदर ही रह जाता है, तो उसको हम लोग अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं, यानी इग्नियस रॉक कहते हैं, इंटरनल इग्नियस रॉक कहते हैं। फिर वो धीरे धीरे क्या होता है? अंदर ही ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद वो फिर से रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेनाइट कहते हैं। ऐसे एक सेल को हम लोग क्या कहते हैं, यानी ऐसे रॉक को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेनाइट कहते हैं। तो ग्रेनाइट किसका उदाहरण हुआ? तो इसका आपका अंतर्वेदी आग्नेय सेल का उदाहरण हुआ। क्लियर है? तो देखिए,
यहाँ पे थोड़ा-सा हम लोग जीवाश्म के बारे में देखते हैं कि सेलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतु के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म मतलब समझ में आ गया कि क्या होता है ना, जैसे कि बड़े-बड़े जो मतलब कि चट्टान होता है या पत्थर होता है, तो उसमें छोटे-छोटे कभी पेड़ निकल जाते हैं, कभी वो छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े होते हैं, तो वो जब मर जाते हैं तो उसके जो अवशेष बच जाता है ना, उसी को हम लोग जीवाश्म कहते हैं, ठीक है? तो कभी-कभी क्या होता है, आपका जो बड़े-बड़े पत्थर होते हैं ना, वो क्या होता है कि एक दूसरे से टकराता है, लुढ़कता है और फिर क्या होता है, चटक कर मतलब कि वो एक दूसरे से टकरा कर जब वो नीचे गिरता है तो वो छोटे-छोटे कण में जो रहता है गिरता है, और उसी को हम लोग औसात कहते हैं, ठीक है? अब क्या होता है कि जब हवा आता है, पानी आता है, तो क्या होता है, ये औसात जो रहता है ना, हवा और जल से एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि कहीं वो जाके जमा हो जाता है, फिर वो एक दूसरे के पास जा मतलब एक दूसरे के नीचे जा जा के वो दब जाता है, और इस तरीके से क्या होता है, वो दब के क्या बनाता है, एक कठोर सेल में वो परिवर्तित हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवसादी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, अवसादी सेल कहते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर हम लोग बोले तो बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है, और इन सेलों में पौधे, जानवर एवं सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों पर रहे हैं, वो जीवाश्म भी हो सकते हैं। अब देखिए, जीवाश्म अभी हम बताए थे ना कि जैसे कि आपका जो पत्थर होते हैं उसमें कभी कभी पेड़ पौधे, जानवर और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी होते हैं, तो वो जब मर जाते हैं तो उसी में वो दब जाते हैं, उसको हम लोग जीवाश्म कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जान सकते मतलब कि इस तरीके से देख सकते हैं कि औषधि सेल में क्या होता है, जीवाश्म भी होता है। यहाँ पे हम लोग जो है पहले एनसीईआरटी को अच्छे से समझ रहे हैं, अब जो है हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे, ठीक है? इसलिए जो भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए, ताकि एमसीक्यू जो है आप जो है यहाँ से अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है? तो देखिए, अग्नेय और अवसादी सेल जो रहता है ना, ये अग्नेय और अवसादी सेल जो रहती है, ये आपका उच्च ताप और दाब के कारण जो रहता है, क्रांतित सेल में परिवर्तित हो जाता है। अब हम लोग बात करें भाई, ये क्रांतित सेल जो होता है वो क्या होता है, तो यही अग्नेय और अवसादी सेल जो रहता है, जब इसमें हाई टेम्परेचर और प्रेशर यानी उच्च दाब और ताप जब इस पे होता पड़ता है, तब ये जो रहता है परिवर्तित हो जाता है आपका किसमें, कायांतरित सेल में। अगर हम लोग इसका उदाहरण ले तो चिकनी मिट्टी हो गया और स्लेट हो गया और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है? तो चिकनी मिट्टी स्लेट में चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए, चिकनी मिट्टी किस में कन्वर्ट होगा, स्लेट में, और चूना पत्थर किस में होगा, संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या आंतरिक सेल समझ में आ गया? तो सेल जो रहता है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको भी पता होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो रहती है इसी आपका सेल से बना हुआ रहता है। जैसे कि हम लोग अब देखिए, कुछ सेल जो रहता है, हम लोग जब मतलब गांव सब में हम लोग इससे बहुत सारे गेम भी खेलते थे, जैसे कि पिट्टू समझते हो ना, जिसमें पत्थर के ऊपर पत्थर रखते हैं और फिर उसको बॉल से फेंकते हैं, तो उसको और फिर वो गिर जाता है, उसको हम लोग पिट्टू कहते हैं। फिर आपका चिबड्डी, स्टापू या किट किट जो होती है, और गिट्टी, ये सब खेल जो रहता है हम लोग पत्थर से खेलते हैं। खैर, ये नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो देखते हैं, आओ कुछ करके सीखे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है डियर कि देखिए, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये दो चित्र देख सकते हैं, और ये जो अलग अलग पत्थर से बना है, जैसे कि लाल किला जो है ना, ये लाल बलुआ पत्थर से बना है, और ताजमहल जो है ना, ये आपका सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है? तो देखिए, पत्थर का कितना यूज़ होता है। बड़े बड़े मतलब कि किला जो है, ये आपका पत्थर से ही बना हुआ है, जैसे कि लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, और ताजमहल जो है ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है? अब देखिए, अभी हम लोग ये चीज़ देखें कि किस तरीके से जो है आपका अग्नेय सेल और अवसादी सेल जो रहता है, उस पर जब उच्च दाब और उच्च ताप लगता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, किस में परिवर्तित हो रहा था, तो क्रांतित सेल में परिवर्तित हो रहा। तो इसी हम लोग जो प्रक्रिया है ना, इसी को हम लोग सेल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल चक्र कहते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है ना? जैसे कि अगर अभी हम लोग इसको हम लोग थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या होता है, ये जो मैग्मा रहता है ना, ठीक है, ये आपका जो रहता है अग्नि सेल में रहता है, ठीक है, कन्वर्ट रहता है। और अग्नि सेल जो रहता है, ये आपका अवसादी सेल में जो रहता है, ये आपका टूट के और मतलब टकरा के ये अवसाद में ये कन्वर्ट हो जाता है। फिर अवसाद में जो बहुत ही प्रेशर और टेम्परेचर रखता है, एक दूसरे के ऊपर दब दब के वो जाके अवसादी सेल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से मैग्मा जो है क्रांतित सेल जो रहता है, अब ये जो अवसादी सेल है, ये किस में परिवर्तित हो रहा है? क्रांतित सेल
सेल में परिवर्तित हो रहा, और अग्नेय सेल भी किस में परिवर्तित हो रहा, क्यांत्रित सेल में परिवर्तित हो रहा। अब क्यांत्रित सेल जो रहता है ना, ठीक है, जब ये आपका फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, और मैग्मा फिर से वो जब बाहर आता है तो वो आपका अग्नेय सेल में परिवर्तित होता है। तो ये जो चक्र है ना, ये चक्र चलते रहता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल चक्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि सेल जो रहता है ना, उसमें कभी कभी खनिज भी पाया जाता है। जैसे कि आपको पता है, खनिज जितने भी आपका लोहा हो गया, फिर बॉक्साइट हो गया, ये सब जितने भी चीज़ है खनिज, ये हम लोगों को कहाँ से मिलता है, सेल से ही मिलता है। तो खनिज जो रहता है प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ है, और जिसका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण है। देखिए यहाँ पे क्या है, याद रखिएगा कि आपका मिनरल, ये जो खनिज रहता है उसका ना एक उचित रासायनिक मिश्रण होता है। ठीक है, तो खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये क्या है, ईंधन के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसका उपयोग जो रहता है उद्योग, औषधि और उर्वरक के लिए भी हम लोग करते हैं। लोहा, एल्यूमिनियम, सोना और यूरेनियम जो है, ये आपका क्या है, एक तरह का खनिज का उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए अपने राज्य में कौन से खनिज जो है पाए जाते हैं, और अपनी कक्षा में दिखाने के लिए कुछ नमूने एकत्र कीजिए। जैसे कि आपका झारखंड में क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये था हम लोगों का चैप्टर, ठीक है ना, जिसमें हम लोग देखे पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में, जो कि हमारे सिलेबस में भी है। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इससे रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो आप तैयार रहिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं, और हाँ डियर, आपकी कोई भी क्वेरीज होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।